वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज मैं जो हमारे 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि आपके जो फील्ड क्रॉप्स हैं उनके उसमें लगने वाले प्रमुख रोग एवं उद्यानिकी फसलों में प्रमुख जो लगने वाले रोग हैं उनका अध्ययन करना और उसका प्रबंधन करना, इस विषय के ये सब्जेक्ट मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। आज मतलब पहली क्लास है मेरी, इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा। पहला पार्ट होगा आपका जो है डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप्स के बारे में, यानी कि डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप्स में आपका आता है जैसे आपकी सीरियल क्रॉप्स हो गई, सीरियल क्रॉप्स में लगने वाले प्रमुख रोग, और दूसरा आपका हो गया पल्सेस क्रॉप में, ऑयलसीड क्रॉप्स में, यानी कि अनाज वाली फसलों में, दलहन फसलों में, तिलहन फसलों में एवं चारे वाली फसलों में लगने वाले जो प्रमुख बीमारियां हैं, रोग हैं, और इसका प्रबंधन, इस बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे उद्यानिकी फसलों में, यानी सब्जियों में, फलों में, फूलों में लगने वाले जो प्रमुख बीमारियां हैं और उसका प्रबंधन है, उसका नियंत्रण है, नियंत्रण की जो विधियां हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो जनरली ये 2 पार्ट में आपको विषय जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो पहला जो पार्ट है डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ठीक है, तो ये जो प्रमुख फसलें हैं, जो आपकी एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं, सस्य की जो प्रमुख फसलें हैं, उसके बारे में मैं पहले पढ़ाऊँगा, यानी कि फील्ड क्रॉप्स से अनाज वाली फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग, उसके बारे में जो है वो पहले आपको बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर अगले जो है वो दूसरा जो पार्ट होगा वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का होगा, ठीक है। तो अनाज वाली जो फसलें हैं उसमें सबसे पहली जो फसल है वो है वीट, ठीक है, वीट डिजीज़। तो हम प्लांट पैथोलॉजी है, तो हमने आपको सबसे पहले आपको जो गेहूं की फसल है उसमें लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में हम डिस्कशन आपसे करेंगे, आपको बताएंगे। तो गेहूं की फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं और इसका क्या सही नियंत्रण है, उसके बारे में हम आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो गेहूं की फसल में लगने वाली जो प्रमुख बीमारी है वो रस्ट ऑफ व्हीट। तो आज मैं आपको जो है वो रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। गेहूं का जो रस्ट डिजीज है, यानी कि जो है प्रमुख जो गेहूं का रस्ट रोग है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गेहूं के बारे में जानते हैं कि व्हीट, तो व्हीट का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसका जो फैमिली होता है वो पोएसी होती है, यानी व्हीट का जो सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है गेहूं का, और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसकी जो फैमिली होती है वो पोएसी होती है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2 होता है, एक तो इमर व्हीट होता है, इमर व्हीट का 14 होता है, और जो डबल रोटी, ठीक है, डबल रोटी का गेहूं होता है, यानी ब्रेड व्हीट जिसको कहते हैं, उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 28। तो इमर व्हीट का 14 होता है, और जो आपका क्या नाम से ब्रेड व्हीट है उसका 28 जो है वो होता है, ठीक है। और एक तीसरी प्रजाति होती है जिसका 42 होता है। तो इस प्रकार से इसके क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। और इसके बारे में रस्ट डिजीज के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका जो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जो गेहूं का किट रोग है इसे गेहूं का गिरवी रोग भी कहते हैं। तो ये जो रस्ट डिजीज है ये गेहूं की सबसे भयानक बीमारी है, मतलब जितने भी डिजीज लगते हैं गेहूं में उसमें सबसे प्रमुख जो रोग है वो है रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का किट रोग। इसे गेहूं का गिरवी रोग भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कई सारे इसके लोकल नेम भी हैं जो अलग अलग भाषाओं पे लोग जानते हैं, कहीं किट बोलते हैं, कहीं गेरू रोग बोलते हैं, कहीं गेहूं का जो है वो भाड़ रोग बोलते हैं। तो कई अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अब इसके साइंटिफिक नेम की बात करूं तो इस रोग का साइंटिफिक नेम है पेंसिनिया ग्रैमिनिस, ठीक है। ये एक प्रकार का जो है फंगल डिजीज होता है, कवक जनित रोग होता है। और कवक की कौन सी स्पीसीज होती है? वो होती है पक्सिनिया ग्रैमिनिस। और इसका जो डोमेन होता है वो यूकैरियोटा होता है। इसका जो डिवीजन होता है वो बेसिडोमाइकोटा होता है। इसका क्लास जो होता है वो टैक्सिनोमाइसिटीज होती है, और इसका आर्डर जो होता है वो होता है पक्सिनियालिस, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। तो ये एक कवक जनित रोग होता है, और
जो कवक की स्पीसीज होती है, यानी कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस होती है, वो इस प्रकार से उसका डोमेन होता है, उसका क्लासी डिवीज़न ये होता है, और क्लास उसका पक्सिनोमाइसिट होता है और ऑर्डर उसका पक्सिनी। तो वो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया ये फंगस की स्पीसीज का क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। इसके अलावा इसके बारे में अन्य जानकारी है कि विश्व के अनेक देशों में गेहूं के कीटों को फसल के सबसे अधिक विनाशकारी रोगजनक का माना गया है। ठीक है, तो बात की जाए कि जो ये रस्ट डिजीज है, ये सबसे घातक बीमारी है। किसकी है? गेहूं की। गेहूं की फसल की सबसे घातक बीमारी की बात की जाए तो वो है रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का कीट रोग। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है वो कहा जाता है सीड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, ये एक प्रकार का बीज जनित रोग कह सकते हैं, मृदा जनित भी रोग कह सकते हैं। तो ये इससे काफ़ी जो है वो फसल प्रभावित होती है और ये कई प्रकार के होते हैं। ये जो है आपके येलो रस्ट होते हैं, रेड रस्ट होते हैं और ब्राउन रस्ट होते हैं। तो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, ये ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट और रेड रस्ट। ठीक है, यानी कि गेहूं का जो है वो पीला कीट रोग कह सकते हैं, या फिर भूरा कीट रोग भी कह सकते हैं, या फिर लाल कीट रोग भी इसको कहते हैं। तो मोस्टली ये 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक प्रकार से मृदटिट पौधे में इन्फेक्शन करते हैं, बीज से भी इनका इन्फेस्टेशन होता है, और ये बीज से द्वारा आते हैं और पूरा जो है वो रोग ग्रसित बीजों को जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं बोने के लिए, फिर ये फसल में आ जाते हैं और फसल से ये पूरे पौधे फसल को प्रभावित करते हैं और फिर सीड में चले जाते हैं सुसुप्तावस्था में, और अगली बार जब फिर हम इसको फसल लेते हैं, बीज को रोग ग्रसित बीजों को बोते हैं, तो पुनः ये अपना जो है वो इनका संक्रमण जो है वो फील्ड में हो जाता है। ठीक है, तो आगे आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसको हम एक प्रकार से विश्व की एक घातक बीमारी के रूप में, हम गेहूं की सबसे घातक बीमारी के रूप में हम कह सकते हैं। और यह गेहूं की फसल के बहुत पुराने रोग हैं जो प्राचीन काल से ही विश्व के लगभग सभी गेहूं उत्पादक देशों में उत्पन्न होते रहे हैं और फसल को भारी क्षति पहुंचाते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि बहुत मतलब ये इसका हिस्टोरिकल डाटा देखा जाए तो ये बहुत प्राचीन समय से जो है वो गेहूं की फसल को प्रभावित करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत पुराने समय से ये गेहूं की फसल का एक घातक बीमारी है जो लगभग सारे देशों में, जहां पर जो भी गेहूं उत्पादक राज्य हैं या फिर जो गेहूं उत्पादक कंट्रीज हैं, वहां पर यह बीमारी प्रमुख रूप से देखी गई है। कई प्रकार से देखें तो 1956 और 57 में कीटों का प्रकोप पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की पूर्वी भागों में महामारी के रूप में, जिसमें कि कुछ क्षेत्रों में गेहूं इतना खराब हो गया था कि बीज के साथ साथ खाने योग्य भी नहीं था। ठीक है, मतलब कि क्या था कि लगभग 1957 में जब इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी और इसके सही प्रबंधन की विधियों का विकास नहीं हुआ था, तो उस कंडीशन में ये इतना ज़्यादा जो है एपिडेमिक हो गया था कि एक प्रकार से ये बहुत तेज़ी से महामारी का रूप धारण कर लिया था और काफ़ी लार्ज क्षेत्र में ये फैल गया था। मतलब कि गेहूं उत्पादक जो राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ भी गेहूं खेती की जाती है उसमें प्रमुख रूप से चारों तरफ से ये महामारी के रूप में फैल गया और काफ़ी जो है वो गेहूं की फसल को इसके द्वारा नुकसान हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग भूखमरी के शिकार भी हुए। तो इससे मतलब कह सकता है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये महामारी का रूप धारण किया था। और ये गेहूं की फसल पर 3 प्रकार के कीट रोग होते हैं। तो जैसा कि मैं आपने अभी आपको बता चुका हूं मैं कि गेहूं में जो कीट रोग होते हैं, रस्ट डिजीज होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैसे कि काला या कृष्ट कीट, पहला जो होता है उसे काला या कृष्ट कहते हैं, और इंग्लिश में बात, या फिर स्तंभ कीट। ठीक है, काला कृष्ट या स्तंभ कीट कहा जाता है। इंग्लिश में बात की जैसे ब्लैक रस्ट कहते हैं, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कहते हैं। ठीक है, काला कीट या भूरा कीट या स्तंभ कीट कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला काला कीट होता है, दूसरा पीला कीट होता है, इसको धारीदार कीट भी कहते हैं, येलो या स्ट्रिप रस्ट कहते हैं। दूसरा जो टाइप्स होता है येलो या स्ट्रिप रस्ट होता है, और तीसरा जो इसका प्रकार है वो होता है भूरा कीट, जिसे हम पर्ण कीट भी कहते हैं, ब्राउन और लीफ रस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो ब्लैक रस्ट होता है। ब्लैक रस्ट को क्या कहा जाता है? ब्लैक रस्ट को जो है एक प्रकार से
हम आगे बढ़ गए क्या? हाँ ठीक है। ब्लैक रस्ट को क्या कहते हैं? ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट क्यों कहा जाता है कि जो काला कीट होता है वो सबसे ज़्यादा तनी को प्रभावित करता है। ब्लैक कलर के लक्षण जो है वो, ब्लैक कलर के स्पॉट जो होते हैं वो तनों पर देखे जाते हैं, तो इसीलिए इसको ब्लैक रस्ट कहते हैं। दूसरा जो है, जो पीला कीट है या येलो रस्ट है या स्ट्रिप रस्ट है, स्ट्रिप्स पे देखे जाते हैं, तनों की चीज़ें जो है वो धारियाँ पड़ जाती हैं, स्ट्रिप्स में धारियाँ पड़ जाती हैं, तो उसको जो है इसीलिए स्ट्रिप रस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जो ब्राउन रस्ट है इसे लीफ रस्ट कहते हैं। लीफ रस्ट जो होता है वो पत्तियों पर जो है वो भूरे कलर की जंग लगने की आकार की जो है वो धारियाँ दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि रस्ट डिजीज 3 टाइप्स, रस्ट 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है आपका ब्लैक रस्ट, दूसरा आपका होता है रेड रस्ट और तीसरा होता है ब्राउन रस्ट। ये 3 प्रकार के जो है वो रस्ट डिजीज जो है वो होते हैं। तो इसके बाद फिर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम इसके इस रोग के लक्षण पौधे से बाली बाहर निकलने पर ही दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जनरली अगर कोई प्लांट इससे प्रभावित है, कोई पौधा अगर इससे इफेक्टिव है, कोई पौधा इससे प्रभावित है इस रोग से, तो हम पहले इसको नहीं जान सकते कि हाँ कौन सा पौधा रस्ट डिजीज से बीमारी से प्रभावित है, जब तक इसमें बालियां नहीं निकल आए। बालियों के निकलने के बाद ही हम रोग को पहचान जो है वो कर सकते हैं। तो जब गेहूं में बालियां आ जाती हैं, बाल निकल आती हैं, तभी हम इस रोग की पहचान जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके लक्षण अधिकतर बालों पे दिखाई देते हैं, बालियों पे इसके लक्षण जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है कि पहले इसके हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और बाली बाहर निकलने से पहले रोगी एवं स्वस्थ पौधे में कोई स्पष्ट अंतर जो है वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और रोगग्रस्त पौधों की सभी बालियों में काला चूर्ण भरा रहता है और उसमें दाने नहीं बनते हैं। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि मान लीजिए आपको गेहूं के खेत में जब जाते हैं तो गेहूं खेत में आप देखिए कि कोई इसका जो ब्लैक रस्ट होता है, ब्लैक रस्ट से देखेंगे कि जो बालियां होगी, बाली में जो गेहूं होंगे, गेहूं पूरा काले चूर्ण से भरा होगा, मतलब गेहूं में पूरा काला चूर्ण भरा होगा। जैसे ही आप गेहूं एक दाना उससे निकालिए, बाली से एक दाने को अलग करिए और उसको हाथ से मसलिए तो काला काला चूर्ण उस दाने से निकलेगा, तो आप समझ जाइए कि ये ब्लैक रस्ट है। ठीक है, तो ब्लैक रस्ट के लक्षण इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और रोगी जो बालियां होती हैं वो स्वस्थ बालियों की अपेक्षा कुछ पहले बाहर निकलती हैं। तो एक करेक्टर ये भी एक लक्षण है कि रोगग्रसित बालियां जो है वो स्वस्थ बालियों की अपेक्षा पहले बाहर निकलती हैं, और संग्रस्त बालियों में भरा काला चूर्ण वास्तव में रोगजनक कवक के असंख्य कवक बीजाणुओं या अस्टिलो बीजाणु स्मट स्पोर्स ऑफ यूटिलिस होते हैं। ठीक है, मतलब ये कहना है कि जो बालियां होती, बालियों में जो काला चूर्ण भरा होता है वो जो है वो असंख्य संख्या में, मतलब कि असंख्य मतलब कि कोई संख्या ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें जो है वो जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, जो रस्ट डिजीज के स्पोर्स होते हैं, सूक्ष्म बीजाणु होते हैं, वो पूरा भरे रहते हैं, और वो खुलने पे जो है वो हवा में वो बॉर्न होते हैं और दूसरे पौधों में भी कभी कभी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो असंख्य जो है वो लाखों मिलियंस की संख्या में वो चूर्ण में भरे होते हैं और उसमें जो है वो बालियों में एकत्रित रहते हैं। और इसी प्रकार से इनके रोग चक्र की बात की जाए कि इनका रोग चक्र एवं अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, डिजीज साइकिल एंड फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं। तो हर एक डिजीज जो होती है, जो भी डिजीज़ होती हैं, रोग होते हैं, उसके डिसेमिनेशन के लिए, उसके फैलाव के लिए जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, बिना सुटेबल इन्वायरमेंट के कोई भी डिजीज़ जो है वो डिसेमिनेट, कोई भी डिजीज़ का प्रसार जो है वो नहीं हो सकता है। मतलब एक रोग के फैलने के लिए उसको जो फिजिकल इन्वायरमेंट उसकी आवश्यकता होती है, जैसे उनको सुटेबल तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, आर्द्रता चाहिए, नमी चाहिए, प्रकाश चाहिए, मतलब रोग के विसरण की अनुकूल दशाएं जो है वो उसको जब प्राप्त होती हैं तभी वो अच्छी प्रकार से फैल सकता है। किसी भी रोग के फैलने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, वो मैंने आपको डिजीज ट्रायंगल में पढ़ा दिया है। तो ये कहना है कि
यह एक अंतः बीजोड़ रोग है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। तो ये जो आपका रस्ट डिजीज है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, रेड रस्ट, जो भी है, तो रस्ट डिजीज जो है, किट रोग है, ये किस प्रकार का रोग है? ये सीड बॉर्न डिजीज है, मतलब बीज जनित रोग। बीज से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बीज जनित रोग। इसके जो स्पोर्स होते हैं, जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो इसके स्पोर्स जो है वो बीज में एकत्रित हो जाते हैं, और फिर जब अगले वर्ष हम फसल को लेते हैं तो पुनः वो अंकुरित जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो सुसुप्तावस्था में बीज में इनके स्पोर्स यानी बीजाणु जो होते हैं वो एकत्रित रहते हैं, और फिर अगली बार जब हम उस रोगग्रसित बीज का उपयोग करते हैं तो वो पुनः जो है वो उस खेत में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतः बीजोड़ यानी इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है, और इसका सततन मुख्यतः भ्रूण संक्रमण एम्ब्रियो इन्फेक्शन द्वारा होता है। मतलब कि इनका एम्ब्रियो इन्फेक्शन से जो बीज का भ्रूण होता है उसके में संक्रमण हो जाता है, और इसके स्पोर्स एकत्रित रहते हैं, और अगले वर्ष जब हम बीज को बोते हैं उनका भ्रूण जो है अंकुरित होता है, तो वो अंकुरित बीज के साथ उनके स्पोर्स आ जाते हैं और पूरे पौधे में डिसेमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और अदर प्लांट को भी प्रभावित कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका रोग चक्र होता है। तो और इसका रोग जनन कवक संक्रमित दानों या बीजों के स्फुटन में प्रसुप्त कवक जाल के रूप में पड़ा रहता है। तो वही चीज़ है कि इनके जो पैथोजेंस होते हैं, फंगस होते हैं, वो जो है वो सुसुप्तावस्था में इनका कवक जाल जो होता है वो जो है माइसीलियम जिसको बोलते हैं, वो बीज के अंदर सुसुप्ता पड़ा रहता है, और जब बीज को हम बुआई के लिए प्रयोग करते हैं तो पुनः वो जो है सुसुप्तावस्था छूट जाती है, वो क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, इनका डिसेमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं एक इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। ये एक प्रकार का एक साइकिल है, इसको क्या कहते हैं? इसको डिजीज साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज साइकिल, रोग चक्र कहते हैं। ये जो डिजीज साइकिल है वो किसकी है? वो आपका जो ये आपका डिजीज है, रस्ट डिजीज है, उसकी रोग साइकिल है। तो इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है किस प्रकार से ये रोग चक्र जो है रोग फैलता है। ठीक है, तो जैसे कि पहली इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये क्या है, ये आपका जो है वो ये आपका सॉइल है, और सॉइल में क्या है कि ये आपके जो है वो बीज है। बीज में जैसे बीज का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो बीज में इस प्रकार से ये जो इन्फेक्टेड बीज होते हैं, कहा गया है ना कि इनके जो माइसीलियम होते हैं, कवक जाल होते हैं, वो बीजों में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, और जब बीज को बोते हैं, जब बीज की क्रियाशीलता होती है, तो वो बीज जब उनका भ्रूण अंकुरित होता है तो उस अंकुरण करने वाले पौधे में क्रियाशील हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो माइसीलियम, इनके कवक जाल हैं, वो किस प्रकार से बीज में पड़े हुए हैं, और जैसे बीज अंकुरित होता है ये बीज के साथ क्रियाशील हो जाते हैं। फिर ये पौधे अंकुरण के पश्चात जो है वो ये कंडीशन होती है पौधे की, और इस प्रकार से ये इनके लक्षण जो है वो पौधे पर किसी प्रकार के नहीं दिखाई देते हैं। मतलब कि जो प्रभावित पौधा है और मतलब कि एक स्वस्थ पौधा, एक अस्वस्थ पौधा में कोई अंतर नहीं होता है। आप देख करके बता ही नहीं सकते हैं कि ये किसी बीमारी से ग्रसित है, यानी कि कीट रोग से ग्रसित पौधा है। तो पौधा बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन जब पौधे में होते हैं फिर ये धीरे धीरे जो है वो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो इस प्रकार से प्रत्येक भाग में फैल जाते हैं, तनों में फैल जाते हैं, तनों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियों में फैल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे के प्रत्येक भाग में इसके स्पोर्स यानी बीजाणु फैल जाते हैं, और फिर जो है इनका अंकुरण हो जाता है, स्फुटन हो जाता है पौधे के प्रत्येक भाग में, और फिर से ये जो है वो प्रत्येक भाग में यानी कि फल, फूल, बालियों, तनों में फैल जाते हैं, और पुनः जब बीज में जा करके सुप्तावस्था में चले जाते हैं, मतलब इनका कवक जाल बीज में पड़ा रहता है और वह फिर अंकुरित होता है, फिर ऐसे जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से इनका रोग चक्र जो है वो होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका डिजीज साइकिल सर्कुलेट होता है। इसके बाद जब संक्रमित बीज को बोया जाता है तो बीज के अंकुरण के साथ ही प्रसुप्त कवक जाल भी सक्रिय हो जाता है। यह भ्रूण एवं तरुण नवोद्भित ऊतकों में अंतराकोशीय रूप में उस समय तक बढ़ता रहे जब तक कि पौधे का वर्धन शिखा
ग्रोइंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। मतलब ये कहना है कि ये बीज जैसे ही बोते हैं, बीज के अंकुरण के साथ ही ये क्रियाशील हो जाते हैं और इनकी क्रियाशील तब तक चलती रहती है जब तक पौधा बढ़ता नहीं है। मतलब कि जो उसका ग्रोइंग पॉइंट है, उसका बढ़त बिंदु है, जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये पौधे में वृद्धि और विकास है वो करते रहते हैं। और जब बीज का निर्माण हो जाता है पौधे में, फसल में, तो ये बीज में फिर से इनका कवक जाल पूरा माइसीलियम इनका पहुंच जाता है। ठीक है, बीज में आप देखेंगे बीज को तो पाउडर फॉर्म में बीज, बिल्कुल पाउडर, काला पाउडर, रेड पाउडर या फिर पीला पाउडर उससे निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके पूरे कवक जाल बीज में फैल जाते हैं और अन्य बीजों को भी वो संक्रमित कर देते हैं और पुनः अगले वर्ष फसल में आ जाते हैं। अब इसके नियंत्रण की बात की जाए, ठीक है, तो नियंत्रण एवं प्रबंधन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब कभी कभी होता है कि एक अंतर, अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंट है। ठीक है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएंगे कंट्रोल और मैनेजमेंट में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका नियंत्रण और प्रबंधन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका नियंत्रण की बात की जाए कि हमेशा सदैव रोग मुक्त प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड किसी विश्वसनीय स्रोत से खरीद कर बोना चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी आप जो भी बीज बोआई के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसको किसी सर्टिफाइड संस्था से ही खरीदना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी दुकान पे गए और बीज को परचेज कर लिए। तो हमेशा जो है वो प्रमाणित जो आपके प्रमाणित दुकानें होती हैं जहाँ पर बीज का वह प्रमाणीकरण होता है कि बीज बेचने का उनके पास अथॉरिटी होती है, लाइसेंस होता है, मानक के अनुसार बीज को बेचती हैं, वहीं से आपको बीज को परचेज करना चाहिए। ठीक है, हो सके तो आपको किसी गवर्नमेंट संस्थान से, एनएससी से, एसएससी से जो है बीज को परचेज करना चाहिए, जिससे आपको सही बीज मिले, रोग मुक्त बीज मिले, जिससे आपकी फसल भी रोग मुक्त हो। और फिजिकल कंट्रोल में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि गहरी गर्मी के दिनों में आपको मोल्ड प्लाऊ से, एमबीपी प्लाऊ से खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए। मतलब इससे क्या होगा कि जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी, और ऊपर जब नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी तो जो कवक जाल होंगे, इस फंगस के जो कवक जाल मिट्टी में स्थित होंगे, वो सब क्या होगा, धूप में सोलर स्टेलाइज हो जाएंगे, धूप में आकर के नष्ट हो जाएंगे। तो हमारी मिट्टी पूरी तरह से स्टेलाइज हो जाएगी इस चीज़ से। और क्या करना है कि आपके जो आसपास खरपतवार होते हैं, जहाँ पर हम गेहूं की फसल ले रहे हैं उसके आसपास जो खरपतवार होते हैं उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। खेत में जो अनावश्यक खरपतवार होते हैं उसको बिल्कुल काट के, छांट के साफ़ सुथरा कर देना चाहिए, उनको जला देना चाहिए। होता क्या है कि इनके जो इस बीमारी के जो कवक होते हैं वो फसल के कटने के बाद इनके जो कवक जाल होते हैं वो खरपतवारों पे अपना जीवन यापन करते हैं, और जब हम फसल को बोते हैं तो उस फसल पे ये आक्रमण कर देते हैं। तो खरपतवार इनके जो है वो संरक्षण का काम करते हैं। तो बिल्कुल खरपतवार को नहीं उगने देना चाहिए, बिल्कुल खेत को साफ़ सुथरा जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और बीज को जो है वो अच्छी प्रकार से सुखा लेना चाहिए धूप में। मतलब अगर आप घर में बीज को स्टोरेज कर रहे हैं तो नमी मुक्त जगह पे स्टोरेज करना चाहिए, एवं बोने के पहले मतलब कि बीज को अच्छी से सुखा के स्टोरेज करना चाहिए। बीने के पहले बीज में अनावश्यक कोई रोग नहीं होना चाहिए, जो उसको फिजिकली रूप से साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। बीज को किसी प्रकार के उसमें कीट या फिर कटे फटे बीज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर रोग ग्रसित बीज है तो उसको बिल्कुल बुआई के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अच्छी प्रमाणित संस्था से नया बीज को ही बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ये कई प्रकार के प्रिकॉशंस हैं जिसको हम ध्यान दे करके इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा बीजों को किसी सर्वांगी कवकनाशी जैसे बवस्टीन, बाइटावैक्स और प्लांटवैक्स, ठीक है, बेनलेट, ठीक है, तो ये आपको बीजों को बोने से पहले इसको शोधित करना चाहिए, बीज का सीड ट्रीटमेंट करके बोना चाहिए। कई प्रकार के रसायन हैं, फंजीसाइड्स हैं, जैसे बवस्टीन हो गया, बाइटावैक्स हो गया, बेनलेट हो गया, प्लांटवैक्स हो गया, इससे बीजों को शोधित करके बोना चाहिए। प्रति किलो बीज के हिसाब से इसमें कितना शुष्क बीज उपचार करके बोने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे कवकनाशी हैं जिससे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। कई प्रकार के फंजीसाइड्स हैं
जिससे हम इनको शोधित करके हम जो बीज जनित रोग है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा बीजों को तप्त या उष्ण उपचार, ठीक है, बीजों को सोलर ट्रीटमेंट या फिर उष्ण उपचार हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके भी इस रोग से रोकथाम की जा सकती है। इस विधि में सर्वप्रथम बीजों को 4 घंटे तक, ठीक है, 4 घंटे तक ठंडे जल में सामान्य तापमान 64 से 64 से 85 फ़ारेनहाइट फिर भिगोया जाता है। ऐसा करने से बीजों के भीतर छुपा प्रसुप्त कवक जाल सक्रिय हो जाता है। इसके पश्चात बीजों को 10 मिनट के लिए 132 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी गर्म कर जल में रखा जाता है। इस तापमान पर प्रसुप्त कवक जाल मर जाता है। कहने का ये मतलब कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट करने से बीजों को, बीज में जो उपस्थित कवक जाल होते हैं, माइसीलियम होते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये विधि हमने बता दी आपको कि पहले बीज को जो है वो 64 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखते हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए 132 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कि न्यूनतम तापमान से अधिकतम तापमान की ओर जो है वो बीजों को हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे बीज के अंदर जो कवक जाल होते हैं इसे रोक के वो सब नष्ट हो जाते हैं और बीज पूर्णतः जो है वो शोधित हो जाता है, बोने योग्य जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट करके, इस प्रकार से बीजों को उपचारित करके भी बोया जा सकता है। इसके अलावा इस रोग की रोकथाम का सबसे सरल एवं व्यवहारिक उपाय रोगरोधी किस्मों का प्रयोग है। सदैव गेहूं की रोगरोधी किस्में जैसे कि कल्याण 227 है, PV 15, WG 307, C 307, HH 277, WL 162, DW 5023, मालवीय गेहूं 55, कल्याण सोना HD 1553, ठीक है, HW 206, ठीक है, HW 213, ठीक है। तो ये जो प्रमाणित जो किस्में हैं, जो रोगरोधी प्रजातियां हैं, उसको बुआई के लिए प्रयोग जो है वो करना चाहिए, ठीक है। रोगरोधी प्रजातियां क्या होती हैं? जो उस बीमारी के प्रति जो है वो उनकी आनुवांशिक क्षमता जो होती है वो उस बीमारी से लड़ने के प्रति होती है। मतलब कि उस बीमारी का प्रकोप जो है वो इतना आनुवांशिक रूप से उसको शुद्ध किया जाता है कि उस बीमारी का कोई असर जो है उनके बीजों पे नहीं हो पाता है। तो ये रोगरोधी प्रजातियां हैं, इनको बुआई के लिए जो है वो प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम फसल को बचा सकते हैं। तो किसी भी बीमारी से हम फसल को बचाने के लिए अगर उचित प्रबंधन की विधियों को अपनाते हैं, सही समय पर बीमारियों की पहचान करते हैं, तो हम जाहिर सी बात है जो है वो बीमारियों को सही नियंत्रित कर सकते हैं और अपने फसल को जो नुकसान हो, अपने जो भारी नुकसान होना है उससे हम फसल को बचाया जा सकता है और अधिक से अधिक फसल में मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।